और तृप्ति, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वो होती हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। तो जब दो दिग्गज हमारे साथ हैं तो आप भी मेरे साथ आइए, फिर हम साथ मिलकर सवाल पूछेंगे। तो पहले तो बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक वर्मा जी आपका और मिस्टर पगारिया जी आपका। दीपक जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो जैसा नाम से है मल्टी स्पेशलिटी, बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में सुविधाएं होंगी, लेकिन चूंकि आप एक डॉक्टर हैं तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपसे कोरोना पर बात करूं। तो आप तो कोरोना काल में हीरो रहे हैं हमारे लिए। आपका जो संस्थान है या जो हॉस्पिटल है वो लोगों की जान बचाता रहा है। तो कैसे इस काल को आपने देखा? इससे पहले जाहिर बात है किसी ने देखा नहीं था, और कोरोना से लोगों की जान बचाई जा सके इसके लिए स्पर्श ने वो कौन सा जादुई स्पर्श दिया भिलाई और दुर्ग की जनता को, रायपुर और पूरा छत्तीसगढ़ को? देखिए, हेलो, हीरो तो आप लोगों ने कह दिया। हम तो अपने आप को हीरो नहीं समझते। अगर आप हीरो हैं तो तालियां भी बजनी चाहिए इसके लिए। हमारी हीरो तो हैं हमारे, जिन्होंने बचाया। बेसिकली हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। और जीवन में पहली बार डॉक्टरी तो हम 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन पहली बार जब हमने इसमें काम किया, मैंने और संजय ने, तो पहली बार हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने वास्तव में समाज की सेवा की है। जिस काम के लिए हमें भगवान ने भेजा है उसमें हमने किया है। जहाँ पे लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाने से घबराते थे, उनको छूने से डरते थे, उनके डेड बॉडीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, वहाँ हमने और हमारी टीम ने सारी सेवाएं दी। तो ये एक बहुत अच्छा एहसास रहा। कड़वा अनुभव या दुखद अनुभव वहाँ रहा जब सेकेंड वेव में बहुत अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई, तो और बहुत यंग लोगों की डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं वो बहुत आहत होते थे, हम बहुत हर्ट होते थे, स्ट्रेस भी होता था। तो वो अनुभव हमारे लिए बहुत बेहद ही ख़राब भी रहा, और हम नहीं चाहते कि दोबारा इस तरह की कोई बीमारी आए जहां हम लोगों को बचा ना सकें। जी। मिस्टर पगारिया, आपसे मेरा अगला सवाल है। सर, इसी कोरोना से ही मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ ताकि तारतम्य बना रहे, फिर बाकी विषयों पर भी हम धीरे धीरे आएंगे। और मेरा सवाल आपसे यही कि इस कोरोना काल में शिक्षा को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया इस महामारी ने। तो शिक्षा बनी रहे, उसका स्तर लगातार बना रहे, वो निरंतरता लगातार बनी रहे, इसको लेकर मैट्स यूनिवर्सिटी कैसे आगे बढ़ी और क्या विशेष प्रबंध, क्या इंतजाम किए गए थे? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जिन क्षेत्रों का नुकसान हुआ उसमें शिक्षा भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका इस कोरोना से नुकसान हुआ। लेकिन दूसरा, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन चालू किया और जो सारी व्यवस्थाएं की, उसका एक बड़ा फ़ायदा भी मिला और एक नया अनुभव भी लोगों को हुआ कि जो कुछ भी है वर्चुअल वे में भी बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो पढ़ाई का जो शुरुआती नुकसान हुआ वो बाद में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हम लोगों ने किए, रिजल्ट भी सारे ऑनलाइन ही निकले। बच्चों का कैंपस में आने से उनका जो दूसरा तरह का विकास होता था वो तो ज़रूर इससे प्रभावित हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं हो पाया कि ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का सहारा लेके बहुत अच्छे से पूरी की गई, तो वो उसकी भरपाई हो गई काफ़ी। आपदा में अवसर रहा वो। जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और उनको क्लास जैसा अनुभव हो, तो ये पहल आपने बहुत शानदार की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर दीपक वर्मा, आपने 7 साल पहले संजय गोयल जी के साथ मिलकर हॉस्पिटल की नींव रखी। कैसे ख्याल आया मन में कि छत्तीसगढ़ में ऐसा सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होना चाहिए? क्यों ये विचार मन में आया आपके? तृप्ति जी, मैंने 2003 में अपना MS कंप्लीट किया और उसके बाद लगभग 8 से 10 वर्षों तक मैंने देश के विभिन्न अस्पतालों में काम किया। मैंने बड़े से बड़े अस्पताल लाइक बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में भी काम किया है और छोटे अस्पतालों में भी काम किया, मिड लेवल के हॉस्पिटल्स में भी काम किया और सब अस्पतालों को देखा। तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि कोई भी हॉस्पिटल अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जो मैं समझता था कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट एक हॉस्पिटल का होता है कि हॉस्पिटल शुड बी पेशेंट फ्रेंडली। पेशेंट फ्रेंडली मीन्स आप पेशेंट की बातों को समझ सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें, और बीमारी को तो डॉक्टर समझ ही जाते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को समझ सकें और उस हिसाब से उनका इलाज करें और उन्हें समझा सकें। तो ये चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि बड़े अस्पतालों में होता क्या है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हॉस्पिटल चलाते हैं जहाँ डॉक्टर्स एम्प्लॉय होते हैं, और जो नॉन मेडिकल पार्ट होता है वो नॉन मेडिकल्स मैनेज करते हैं। पेशेंट से बात करते हैं डॉक्टर्स, वो उन्हें समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन वो उन्हें किसी इलाज के अलावा किसी और प्रकार से मदद कर नहीं सकते।
नॉन मेडिकल्स जो उनसे मिलते नहीं, उन्हें समझते नहीं हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती और वो इनकार कर देते हैं उनकी किसी प्रकार से मदद करने से, तो मरीज बेहद दुखी रहते हैं। एक ये समस्या थी। दूसरी समस्या, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे और नहीं होते हैं। हॉस्पिटल्स दे ट्रीट देयर डॉक्टर्स लाइक एम्प्लॉय, और उनसे उस तरह से बिहेव करना और उन्हें टारगेट्स देना, ये बहुत मुझे ख़राब लगता था कि दिस इज़ नॉट गुड। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहाँ पे आप टारगेट्स देके अचीव करें, और वो डॉक्टर फ्रेंडली नहीं होते थे। तो ये दो चीज़ें समस्या थी। छोटे अस्पताल जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती थी। नहीं, बड़ी काम की बात बता रहे हैं। मैं और बाकी जो सब लोग देख रहे हैं वो आज सुनना चाहते हैं, टारगेट से क्या मतलब था उस वक्त अस्पतालों में? मतलब क्या ये था कि कोई हेल्दी आदमी उसकी सर्जरी कर दो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं खुल अलग से कुछ मशीनें नहीं ले आए। हमारे यहाँ हमारा जो कोविड में नाम हुआ, सफलता हुई कि हमने अपनेपन का एहसास दिया। हम दिन रात मरीजों के फ़ोन अटेंड करते रहे, रात रात भर मरीजों को हम काउंसलिंग, हम खुद, मैं और डॉक्टर संजय करते रहते थे काउंसलिंग, जबकि हम ट्रीटमेंट पार्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, बट हम एक नज़र रखते थे और काउंसलिंग करते थे। उनका बड़ा अच्छा लगता था। और मैं आपको बता दूं कि कई मरीज ऐसे हैं जो बड़ा दुख हुआ जब उनके घर वालों की डेथ हुई और आके वो पैर छू के गए कि सर आपने बहुत किया। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया था, लेकिन वो एक जो ह्यूमन टच होता है, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, वो हमने दिया था, मानसिक सपोर्ट उन्हें दिया था। वो बहुत बेहद ज़रूरी है इस फील्ड में। बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को उनकी भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को आप समझ के एम्पैथेटिक हो जाएं, उन्हें आप उतना सपोर्ट दें, मॉरल सपोर्ट दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो आपको धरती का भगवान कहा जाता है तमाम डॉक्टर्स को। ये जो उम्मीद, जो जीवन बचाने की किरण, आशा है, वो इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था डॉक्टर वर्मा कि इस वक्त स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी में आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं हमारे पास जो आप मरीजों को सुविधाएं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ तब जबकि आप खुद अस्पताल रन कर रहे हैं तो यहाँ डॉक्टर्स जो बाकी आपके साथ काम कर रहे हैं इस वक्त, जाहिर बात है आप उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं कर रहे होंगे, तो आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं? आप उन्हें मॉरली, फाइनेंशियली और मेंटली कैसे आप उन्हें सपोर्ट करते हैं ताकि वो आपकी उस थीम को समझ सकें कि आप मरीजों तक दरअसल एक जादुई स्पर्श पहुंचाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है तो वो मैं मेंशन करना नहीं चाहूँगा बिकॉज वो लंबी लिस्ट है। एक दो चीज़ें जो मेरे यहाँ पे नहीं है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं है। कार्डियक सर्जरीज हम स्टार्ट करना चाहते हैं बट वी आर नॉट गेटिंग इनफ नंबर ऑफ पेशेंट्स की डिपार्टमेंट सर्वाइव कर सके, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं। बाकी लगभग सभी चीज़ें हमारे यहाँ, जो शहर को ज़रूरत है, इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विसेज, लाइफ सेविंग सर्विसेज, हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। इलेक्टिव में कोई ऐसी चीज़ है जो आप दिल्ली बॉम्बे जाके करा सकते हैं और यहाँ रखना संभव नहीं है तो उसके लिए समय आपको मिल जाता है, आप जा सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, डॉक्टर्स को हम कैसे रखते हैं? तो हम कभी भी डॉक्टर्स को वो हम उन्हें अपने बराबर पर रख के ट्रीट करते हैं। हम कभी भी उन्हें ये नहीं कहते कि आप हमारे एम्प्लॉय हो, आप ये हो। हम जब उनसे बात करते हैं तो बराबरी पर रख के बात करते हैं, दोस्त यार जैसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तब भी उन्हें एक पार्टनर की तरह हमने डिस्कस करते हैं। कभी भी उन्हें एहसास नहीं कराते कि हम ओनर हैं और आप एम्प्लॉय हैं, हम वो एहसास होने ही नहीं देते। तो डॉक्टर्स के रिज्यूम तो बहुत सारे पड़े होंगे आपके पास, आपके साथ काम करना चाहते होंगे लोग। देखिए, काम बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, भिलाई छोटा शहर है तो बहुत से लोग चाहते हुए भी यहाँ नहीं आना चाहते। ये एक समस्या आती है यहाँ पर छोटे शहर होने की वजह से। वही पूछ रहा हूँ मैं, वो कौन सी चुनौतियाँ हैं? अगर वो दूर हो जाए तो और बेहतर हो सकता है। चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, जैसे मैं 3 साल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए डेस्परेट हूँ। भिलाई में आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। पिछले 3 साल से मैंने कम से कम 15 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, उन्हें ऑफर किया है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। वो किसी न किसी बड़े शहर में अब्जॉर्व हो जा रहे हैं, रायपुर तक चले जा रहे हैं बट भिलाई में नहीं आ रहे। तो ऐसी चुनौतियाँ, स्टाफ का, जैसे पहले आपको रुंगटा सर ने बताया कि स्किल्ड स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ यहाँ मिलते नहीं। अगर वो मिल भी जाते हैं और आपने उन्हें कुछ पॉलिश भी कर दिया तो इमीडिएट उन्हें मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे से ऑफर आ जाता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की चुनौती यहाँ सबसे बड़ी समस्या है इस भिलाई शहर। तृप्ति, आपको सवाल पूछे उससे पहले ये आप जो तृप्ति सवाल पूछे उससे पहले संजय जी और बाकी जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं उनके लिए चुनौती है, उनको डॉक्टर तैयार करने दुर्ग के, भिलाई के, ताकि वो यहीं रहकर यहीं के लोगों की सेवा करें जैसे डॉक्टर वर्मा सेवा कर रहे हैं। तृप्ति, और छत्तीसगढ़ में अपना खुद का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी भिलाई शहर में, तीसरा बड़ा शहर है। आपने कहा कि चले जाते हैं, ऑफर मिलता है, तो आप स्किल तो दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं और आप नए डॉक्टर्स भी पैदा कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें गजराज जी, तो मेड्स यूनिवर्सिटी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है कि प्रदेश की पहली निजी और सबसे बड़ी
यूनिवर्सिटी है। ये ख्याल कैसे आया कि ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हो? क्या कहानी है इसके पीछे की? देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय जोगी जी ने एक सोच लाई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अनुमति दी जाए जो यहाँ पे शिक्षा का कार्य कर सकें। तो काफ़ी उस समय 111 लोगों ने यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोली और ये चर्चा भी चालू हो गई कि शायद एक पान ठेले में या छोटी जगह पे भी यूनिवर्सिटी चल रही है। उस समय हम लोगों के मन में विचार था कि जो हमारे खुद के घर के बच्चे थे वो बाहर पढ़ने जाते थे, पूना गए, बेंगलोर गए, तो उनको वहाँ बड़ी तकलीफ़ होती थी। और मैंने ही देखा अपने आगे बच्चों को जब वहाँ जाके कि जिस तरीके से उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है, जो तकलीफ़ होती है, तो हम लोगों का ये था कि यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए। तो उस समय हमने यहाँ पे चालू की। फिर मैंने जोगी जी से बात भी की कि भाई आप इतनी यूनिवर्सिटी को परमिशन दे रहे हैं, किस तरीके से तो होगा। तो उनका एक बहुत अच्छा जवाब था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बोले जो अच्छा काम करेगा वो बचेगा, जो काम ठीक नहीं करेगा वो जाएगा। और वही बात हुई कि जहाँ 111 लोगों को परमिशन मिला था वहाँ सिर्फ 6 लोग बच पाए, बाकी सारे लोग अपना अपना काम वाइंड अप करके चले गए। तो ये बात तो सही है कि जो काम अच्छा करेगा, जिसके परिणाम अच्छे होंगे और जिसके प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा क्या होगा। पैरामीटर्स थे कि मैथ्स जैसा संस्थान सुदृढ़ खड़ा रहा और बाकी लोग ढह गए? क्या व्यवसाय उनके मन में था, पैसा उनके मन में था इस वजह से? नहीं, देखिए, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चलाते हैं। ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना होता है, तो इसमें प्रॉफिट का तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन आजकल के बच्चे देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी हुई है, सारे बच्चे बड़े जागरूक हैं, बड़े जानकार हैं इंटरनेट के माध्यम से और बहुत से माध्यम से। वो ये भी देखते हैं कि कौन कौन फैकल्टी आपके पास है, किस स्तर की फैकल्टी है, क्या पढ़ाते हैं, क्या आपका प्रीवियस रिजल्ट है, क्या आपके यहाँ प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। तो बच्चे सारी चीज़ों की जानकारी खुद लेते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो उनका भी सब चीज़ों को जांचते परखते हैं। और सब चीज़ें आजकल तो टेक्नोलॉजी के कारण नेट पे उपलब्ध है कि आप किसी की भी क्या रेटिंग है, कौन किस तरह से काम कर रहा है, क्या प्रीवियस रिजल्ट है, सारे मिल जाते हैं। तो जब तक आप अपने आप को फिट करके नहीं रखेंगे तब तक आप सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। और जाहिर तौर पर सर्वाइवल के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। और नवाचार, जो नवाचार होता है वो एक अहम कड़ी होती है जो मैथ्स यूनिवर्सिटी ने लगातार किया है। अगर डॉक्टर दीपक आपकी ओर में आऊँ, आपने कहा कि अपनेपन के एहसास आपने जब कोविड के दौर में किसी की डेथ हो जाती थी तो आके आपसे वो सहारा भी लिया करते थे। और तो आपने ये जो जिक्र किया, कई ऑनलाइन म्यूज़िकल इवेंट्स भी आपने कराए हैं और संगीत के प्रति काफ़ी रुचि है आपकी। मैंने आपकी हॉबीज़ भी जानी हैं, तो कलाकार भी हैं आप। और दुर्ग के ऐसे लोग हैं जो दुर्ग भिलाई के हैं, वो कलाकार ही हैं, कलाकारों की भूमि है ये। तो आपने जो ऑनलाइन इवेंट्स करवाए हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स, क्या कॉन्सेप्ट था इसका, कितने लोग जुड़ते थे और क्या आप खुद भी गाना गाते हैं? तृप्ति जी, वैसे जिस अंदाज में डॉक्टर वर्मा माइक पकड़ते हैं, अगर आप गौर करें तो कोई कलाकार विशेष आपको हल्का हल्का उनको दिख रहे होंगे। दुर्ग की मिट्टी में ही कला है। जी, देखिए, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स तो शरीर का इलाज करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का क्या होगा? आज जिस तनाव भरे दौर में हम जी रहे हैं, जिस तरह से जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गई और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो जो तनाव भरी ज़िंदगी लोगों की हो गई है, वहाँ आपको ऐसा कुछ ना कुछ तो सबको करना चाहिए जो उन्हें मानसिक रूप से रिलैक्स करे। और म्यूज़िक एक साधना है, एक मेडिटेशन है। अगर आप उसमें डूब जाएं तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो मुझे एहसास होता। ऑनलाइन इवेंट्स करने का विचार इस तरह से आया कि जब पहला लॉकडाउन लगा तो एक डिप्रेशन पूरे एटमॉस्फेयर में छाया हुआ था। आप देखेंगे सारे काम धंधे बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस बंद, ऑल बिजनेस क्लोज, सबके आर्थिक नुकसान थे, सब मानसिक तनाव में तो थे ही। तो एक मनोरंजन तो करने का विचार था ही, साथ में हमारे जो कलाकार भाई हैं उन्हें रोजी रोटी की समस्या आ गई थी। जो क्लोज अच्छे कलाकार हैं जो बॉलीवुड प्लेयर्स के साथ बजाते हैं, उन्हें रोजी रोटी की समस्या आ गई थी। तो ये बातें हुई तो फिर हमने इस बात को कंक्लूड किया कि हम ठीक है, हम ऐसे अच्छे कलाकारों को इकट्ठा करते हैं और अच्छे पैशनेट सिंगर्स जो भिलाई के हैं, जो दूसरे प्रोफेशन में इनकी अर्निंग है, उन्हें गाने का शौक़ है, उन्हें इकट्ठा किए। उनसे हमने फाइनेंस इकट्ठा किया, हमने अपने स्पर्श से भी थोड़ा फाइनेंस किया और
फिर उसका ऑनलाइन इवेंट किया, तो उसके थ्रू हमने अपने शौक पूरे किए। तो मुझे लगता है कि लोगों जाहिर को- बात है ये इनिशिएटिव ये आइडिया आप ही करा होगा। जी जी जी। तो जब आपने संजय जी से बात की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या करने बैठे हैं, हम तो दिल खोलने वाले हैं, ये तार कहाँ से खोलेंगे? संजय जी और हमेशा एक स्टेज पे एक बात कहते हैं कि मेरी और दीपक सर की जोड़ी उसी तरह की जैसे भारतीय टीम में सचिन और सहवाग की हुआ करती थी। मतलब अगर एक ने सोच लिया और कोई डिसीजन ले लिया, दूसरा उसकी इंटरप्ट नहीं करता। इफ अगर ने सोचा है तो अच्छा सोचा होगा, आप करिए। संजय को क्रिकेट का शौक है, अगर वो क्रिकेट में कुछ करना चाहता है उसे कभी नहीं रोकता मैं। आपको जैसा करना है, और उसकी भी इच्छा है इस साल एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट कराने की। विल इनवाइट जी टीम ऑल्सो। धन्यवाद। ये एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। अभी हमने हाल ही में एक खबर देखी, खबर दिल्ली के एम्स से थी। मुझे कुछ याद है कि ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन सर्जरी हो रही थी किसी बच्ची की, और जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे वो कह रहे थे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। वो सर्जरी चल रही है, बच्ची हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है और वो दोहे से शुरू करती है, श्री गुरु सरोज रिज, और उसके बाद फिर वो जहाँ भूलती है बच्ची, वो डॉक्टर उनको ऑपरेशन करते करते वो आगे की हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी थेरेपी हो सकती है इलाज में, आपको व्यक्तिगत लगता है? बिल्कुल, आप जिस सर्जरी की बात करते हैं उसे हम अवेक सर्जरी कहते हैं, यानी पेशेंट पूरे होशाहवास में रहता है। वो एक स्पेशल तरह की एनेस्थीसिया होती है जहाँ पेशेंट का ऑपरेटिव पार्ट को आप एनेस्थेटाइज कर देते हो, लेकिन पेशेंट अदरवाइज कॉन्शियस रहता है, ब्रेन उसका पूरी तरह काम कर रहा होता है। और इस दौरान यदि आप पेशेंट उस बच्ची को यदि हनुमान चालीसा अच्छा लगता है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा, किसी को यदि म्यूज़िक का शौक है, गाने का शौक, उसे गाने कहिए, और किसी को यदि सुनने का शौक है, आप सुनने कहिए, या किसी को और कोई शौक है, हॉबी, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो भूल जाता है। और डेफिनेटली ये रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं सर्जन को बहुत हेल्प करती है सर्जरी करने में। तो डेफिनेटली ये थेरेपी काम करेगी। आज भी बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर में मैंने देखा है, जिनके साथ मैंने काम किया है, उनकी ओटीज़ में पुराने गाने बजते हैं, घुसते ही किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी गाने बजते हैं, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्जरी वो गुनगुनाते हुए करते हैं, बिकॉज दे कीप देम रिलैक्स्ड। और जब आप रिलैक्स होकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो ये नए गाने ये विचलित कर देते हैं क्या? अब ये तो नया जनरेशन बताएगा, हमारा तो फ्रिक्वेंसी उससे मैच नहीं करता। हम तो उस जमाने के गाने सुनते आ रहे हैं, तो नए बच्चे ही बचाएंगे कि उन्हें विचलित करता है कि नहीं करता है। जी, पगारी जी, एक सवाल मेरा आपसे। गजा जी, सर्वांगीण विकास हो छात्रों का, तो छात्रों को मैथ्स यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा के साथ उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अभी हम संगीत की बात कर रहे थे डॉक्टर वर्मा से, तो इस दिशा में छात्र आगे बढ़ें, उनका संपूर्ण विकास हो, उस दिशा में मैथ्स यूनिवर्सिटी क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराती है? नहीं, हम लोग इसमें लगातार कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं, जिसमें काफ़ी सेमिनार कराते हैं। एनुअल फंक्शन के माध्यम से हम लोग जो बच्चे कला के प्रति रुचि रखते हैं उनको भी एक अवसर देते हैं ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें, और उसमें बहुत से बच्चे उत्साहित होकर बड़े जोश खरोश के साथ करते हैं। खेल कूद की गतिविधियाँ, हालांकि ये कोरोना काल में अभी सब कुछ बंद है, लेकिन जब चलता है तो हम लोग खेल कूद की गतिविधियों का भी बहुत अच्छा, और जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं उनको हम स्पेशल स्कॉलरशिप दे के अपने एडमिशन देते हैं, ताकि वो आएँ तो उससे उनके आने से खेल का वातावरण अच्छा बन सके। तो ये हर तरह का प्रयास हम लोग करते हैं, जिस बच्चे की जिस तरह की रुचि है, और जो उनके टीचर्स हैं उनको भी ये हिदायत है कि जिस बच्चे की जिस विषय में रुचि है उसको बढ़ाने के लिए उन लोग उसकी मदद करें, और वैसे कुछ आयोजन कराएं जो उसको आगे ले जा सकें। ठीक, मैं देखिए इससे पहले कि वाइंड अप करूँ ये सेशन, संजय जी क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं, पसंद करते हैं, तो इस छोटे से मंच पर मैं उनसे शॉट्स मारने को तो नहीं कह सकता। हाँ, मैं डॉक्टर वर्मा जी से ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोरोना काल में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो कोई अपने मनपसंद गीत के 2 बोल गुनगुनाना चाहें तो आप ज़रूर गा सकते हैं सर उसके लिए। अभी लेटेस्ट इवेंट में मैंने एक गीत गाया था, उसका शुरुआत मैं सुना देता हूँ आपको। जी। साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे